प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय के पाठ्यक्रम के जो तीसरा वर्ग है, थर्ड सेक्शन, उसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय पर बातें कर रहे थे। जैसा कि आपको पिछली कुछ कक्षा में बताया गया है कि सामाजिक स्तरीकरण का यह अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। समाजशास्त्र में तो सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा अपने आप में महत्व रखती ही है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से भी आप लोगों के लिए यह अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। और इसके अतिरिक्त हमने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय को समझने के लिए यह जरूरी है कि हमको परिस्थिति की अवधारणा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग परिस्थिति को नहीं समझ पाएंगे तब तक सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा पूर्णतः परिस्थिति पर आधारित है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि प्रत्येक समाज में एक ऊंच नीच का क्रम देखा जाता है, और यह जो ऊंच नीच का क्रम है, यह ऊंच नीच का क्रम परिस्थितियों के आधार पर होता है। ठीक है, जैसा कि पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे कि समाज में जिन लोगों की परिस्थिति लगभग समान होती है, वे लोग अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं, और इस प्रकार से जिन लोगों की परिस्थिति समान है उन लोगों ने अपना एक परिस्थिति समूह बना लिया। इस प्रकार से समाज में अनेक परिस्थिति समूह बन जाते हैं। इनमें से कुछ परिस्थिति समूह ऐसे होते हैं जो कि सामाजिक संस्करण में सबसे उच्च होते हैं, कुछ परिस्थिति समूह ऐसे होते हैं जो कि मध्यम होते हैं, और कुछ परिस्थिति समूह ऐसे होते हैं जो कि सामाजिक संरचना में बिल्कुल धरातल पर होते हैं। तो इस प्रकार जो स्तरीकरण की जो अवधारणा है वो परिस्थितियों की अवधारणा पर बनी हुई होती है। तो ये जो परिस्थिति समूह है, ये परिस्थिति समूह ऊपर से नीचे के क्रम में या नीचे से ऊपर के क्रम में, उनके महत्व के क्रम में जचे हुए होते हैं। ऐसा हमको प्रत्येक सामाजिक संरचना में, प्रत्येक समाज में देखने को मिलता है, प्रत्येक संस्था में, प्रत्येक परिवार में इस प्रकार का ऊंच नीच हमको देखने को मिलता है। और इसी ऊंच नीच को जो है परिस्थितियों का क्रम विन्यास कहा जाता है। और नॉर्थ ने यह कहा कि सामाजिक विभेदीकरण का आधार अगर परिस्थितियों का क्रम विन्यास है, तो वही परिस्थितियों का क्रम विन्यास समाजशास्त्र दृष्टिकोण से सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक समाज में परिस्थितियों के आधार पर ऊंच नीच देखने को मिलता है। तो ये सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा थी। और इसके अंतर्गत हम गत कक्षा में बात कर रहे थे कि सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में रहा है। सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिस समाज में सामाजिक स्तरीकरण नहीं रहा हो। इतिहास उठाकर देख ले, ऐसा कोई भी समाज हमको इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा जिसमें सब लोग समान रहे हो। प्रत्येक समाज में हमको ऊंच नीच देखने को मिला है, ऐसा इतिहास हमको कहता है। और हाँ, सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक संस्करण प्रत्येक समाज में देखने को मिलता है। हाँ, यह है कि उसके स्वरूपों में भिन्नता हो सकती है। प्राचीन समाजों में सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप कुछ भिन्न रहे हों, वर्तमान समाज में सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप कुछ भिन्न हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप हमको कुछ अलग प्रकार के देखने को मिले। विभिन्न देश और कालों में भी सामाजिक स्तरीकरण के अलग अलग स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं। पिछली दो कक्षाओं में हमने विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण का उल्लेख किया है, और यह बताने की कोशिश की है कि भारतीय हिंदू समाज में भी जिस प्रकार से, जैसा कि आपको बताया गया कि प्रत्येक समाज में सामाजिक स्तरीकरण रहा है, क्योंकि भारतीय समाज भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारतीय समाज में भी सामाजिक स्तरीकरण प्रारंभ से लेकर आज तक देखने को मिलता रहा है। हाँ, इसके स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन होता गया है। प्राचीन हिंदू समाज की बात करें, जैसा कि हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे कि प्राचीन हिंदू समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें संपूर्ण भारतीय हिंदू समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। इस प्रकार से ये 4 वर्ण सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। इस प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ण व्यवस्था रही थी, जो कि एक प्रकार से खुली व्यवस्था थी। इसका उल्लेख हम कर चुके हैं। वर्ण व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात और वर्तमान समय तक भारत में सामाजिक स्तरीकरण का आधार जाति व्यवस्था है। ठीक है, जब से वर्ण व्यवस्था की समाप्ति हुई तब से लेकर आज तक भारत में सामाजिक स्तरीकरण का जो स्वरूप है वो जाति व्यवस्था है। जैसा कि आपको बताया गया है कि वर्णों से संबंधित अनेक जातियां और उपजातियां बन गई, और इस प्रकार संपूर्ण भारतीय समाज अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित हो गया। तो लंबे समय तक वर्ण व्यवस्था की समाप्ति से लेकर आज तक भारत में सामाजिक स्तरीकरण का आधार स्वरूप जो है जाति व्यवस्था रही है। आज हम बात करेंगे
सामाजिक स्तरीकरण के अगले स्वरूप वर्ग व्यवस्था की। ठीक है, भारतीय संदर्भ में हम लोग वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की बात कर चुके हैं, अब हम लोग वर्ग व्यवस्था की बात करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण का जो स्वरूप वर्ग व्यवस्था है, विश्व के अधिकांश भागों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग ही रहा है। अब तक तो हमने वर्ण व्यवस्था और जो जाति व्यवस्था की बात की, ये सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप हमको सिर्फ भारतीय समाज में देखने को मिलते हैं। भारत के अतिरिक्त किसी भी समाज में हमको वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण देखने को नहीं मिलता है। विश्व के जो अधिकांश भाग हैं, अधिकांश देश हैं, उनमें सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है वो वर्ग ही रहा है। क्लास सिस्टम के आधार पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन लगभग विश्व के अधिकांश देशों में देखने को मिलता है। और वर्ग क्या है? वर्ग के बारे में अनेक बातें कही जाती हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम वर्ग को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि एक वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों की एक सी सामाजिक परिस्थिति होती है। वर्ग से तात्पर्य है कि एक वर्ग में जो व्यक्ति हैं उनकी परिस्थिति लगभग एक सी होती है, उनकी परिस्थिति लगभग समान होती है। ठीक है, जैसा कि हम लोग बात करें था कि जिन लोगों की परिस्थिति लगभग समान होती है वे लोग अपना एक वर्ग बना लेते हैं। तो वर्ग से तात्पर्य कि जो लोग सामाजिक दृष्टिकोण से जिनका पद लगभग समान है वे अपना एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, जिन लोगों की परिस्थिति लगभग समान होती है वे एक वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, उसको हम एक वर्ग कह देते हैं। इस प्रकार समाज में अनेक परिस्थितियां होती हैं और जिन लोगों की परिस्थिति समान होती है वे लोग अपने एक वर्ग समूह का निर्माण कर लेते हैं। और इस प्रकार से वर्ग उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है। इस प्रकार हम तीन श्रेणियों में इनको विभक्त कर सकते हैं, जिनका उल्लेख हम लोग विस्तार से आगे करेंगे। तो वर्ग से तात्पर्य है कि एक वर्ग में समान परिस्थिति के लोग होते हैं। कहने का तात्पर्य जिन लोगों की परिस्थिति लगभग समान होती है वे एक वर्ग का निर्माण कर लेते हैं। एक बात, फिर वही प्रश्न उठता है कि साहब वर्गों के निर्धारण का आधार क्या है? जब हम लोग परिस्थिति निर्धारण की बात कर रहे थे, परिस्थिति के अध्याय में भी हमने देखा और सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय के अंतर्गत में हम देख रहे थे कि परिस्थिति निर्धारित कैसे हो, कि कौन सी परिस्थिति तो उच्च है और कौन सी परिस्थिति निम्न है, ये डिसाइड कैसे होगा। हालांकि टालकट पार्सन्स ने परिस्थिति निर्धारण के 6 आधार जो बताए थे, जिसका उल्लेख हमने परिस्थिति की अवधारणा में भी किया और सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय में भी हम लोग कर रहे थे कि सबसे पहला नातेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषता या गुण, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात, सत्ता और शक्ति, ये परिस्थिति निर्धारण के आधार है। यानी कि इन आधारों पर परिस्थितियों का निर्धारण होता है कि कौन सी परिस्थिति उच्च है और कौन सी परिस्थिति निम्न है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका उल्लेख हम पूर्व में भी कर चुके हुए हैं कि सामाजिक मूल्य, किसी समाज के सामाजिक मूल्य के निर्धारित करेंगे कि कौन सी परिस्थिति उच्च है और कौन सी परिस्थिति निम्न है। जैसा कि उदाहरण के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक संपत्ति है, हालांकि कार्ल मार्क्स वर्गों के निर्धारण का एकमात्र आधार मानते हैं, वो मानते हैं कि वर्गों के निर्धारण का आधार आर्थिक है, ऐसा कार्ल मार्क्स का स्पष्ट मानना है। ठीक है, और किसी कारक का उल्लेख नहीं करते। कार्ल मार्क्स एक ही बात कहते हैं कि वर्गों के निर्धारण का आधार आर्थिक है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति समान है वे अपना एक वर्ग बना लेते हैं। लेकिन ये मार्क्स के अपने विचार हैं। वर्गों के निर्धारण में आर्थिक कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन एक आर्थिक कारक ही सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कारक ही वर्गों के निर्धारण का आधार नहीं हो सकता। अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अनेक कारक होते हैं जो वर्गों के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो टालकट पार्सन्स ने जो परिस्थिति निर्धारण के 6 आधार बताए थे, उसके अतिरिक्त कार्ल मार्क्स वर्गों के निर्धारण का आधार आर्थिक बताते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है परिस्थिति निर्धारण की, क्योंकि वर्ग क्या है? जिन लोगों की परिस्थिति लगभग समान होती है उनका एक वर्ग होता है, यानी कि एक वर्ग में समान परिस्थिति के लोग होते हैं। लेकिन परिस्थिति निर्धारित कैसे हो, इसके बारे में एक बार पुनः आपको बता दें कि उस समाज के सामाजिक मूल्य ये निर्धारित करेंगे कि सामाजिक संरचना में, सामाजिक संस्थान में कौन व्यक्ति उच्च स्थान प्राप्त करेगा, कौन व्यक्ति मध्यम स्थान प्राप्त करेगा और कौन व्यक्ति निम्न स्थान प्राप्त करेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के द्वारा बताया था कि किसी संपत्ति परिस्थिति निर्धारण का आधार है। किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक संपत्ति, इसका मतलब सामाजिक संस्थान में वो व्यक्ति बहुत उच्च स्थान प्राप्त करेगा। लेकिन समाज यह देखेगा कि उस व्यक्ति ने संपत्ति अर्जित कैसे की। अगर उसने समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के अनुसार वैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की है तो नो डाउट, निसंदेह है, वो व्यक्ति सामाजिक संस्थान में उच्च स्थान प्राप्त करेगा। अगर उसने समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के विपरीत
संपत्ति अर्जित की है तो भले उसके पास कितनी संपत्ति हो, वो सामाजिक संतुलन में बिल्कुल धरातल पर होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रस्तुति निर्धारण के कारकों के समाज के सामाजिक मूल्य प्रस्तुति को निर्धारित करते हैं। तो वर्ग से तात्पर्य एक वर्ग में समान प्रस्तुति के लोग होते हैं, यानी कि जिन लोगों की प्रस्तुति समान होती है वे एक वर्ग का निर्माण कर लेते हैं। और विश्व के अधिकांश भागों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग व्यवस्था रही है और आज भी वर्ग व्यवस्था है। अब हम बात करेंगे वर्ग की विशेषताओं की, ठीक है, कि वर्ग की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली बात, वर्ग की विशेषता समान प्रस्तुति। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, वर्ग से तात्पर्य है एक वर्ग में समान प्रस्तुति के लोग होते हैं, और इसका मतलब यह कि एक ही वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक प्रस्तुति एक सी होती है, ठीक है। अब एक ही वर्ग में जो लोग हैं उनकी प्रस्तुति एक सी होती है, इसका मतलब उस समाज के सामाजिक मूल्य निर्धारित करेगी पहली बात तो, कि किस प्रस्तुति को सामाजिक संतुलन में कहां ठहराया जाए। एक ही वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक प्रस्तुति एक सी होती है। प्रस्तुति के निर्माण के कई कारक हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, डालकट पार्सन्स ने 6 कारक बताए हैं, कार्ल मार्क्स सिर्फ एक आर्थिक कारण को प्रस्तुति निर्धारण के आधार बताए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उस समाज के सामाजिक मूल्य प्रस्तुति निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। प्रस्तुति निर्धारण के अनेक कारक हैं जो कि एक काल विशेष में समाज द्वारा मान्य मूल्यों पर निर्भर करते हैं, किस समय में किन मूल्यों को महत्व दिया जाता है, ठीक है। किसी समाज में अगर धन को अधिक महत्व दिया जाता है तो किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन है तो सामाजिक संतुलन में उस व्यक्ति की प्रस्तुति उच्च होगी, बशर्ते उसने समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के अनुसार संपत्ति अर्जित की है। नेक्स्ट, व्यक्ति की प्रस्तुति निर्धारण में सामाजिक मूल्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डालकट पार्सन्स के कारक 6 हैं, कार्ल मार्क्स का जो कारक आर्थिक आधार है, लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण उस समाज के सामाजिक मूल्य निर्धारित करेंगे कि सामाजिक संतुलन में ये प्रस्तुति इस स्थिति में स्थापित होगी। जब कई व्यक्ति लगभग एक सी प्रस्तुति के होते हैं तो वे एक वर्ग के सदस्य हो जाते हैं। इस प्रकार वर्गों का निर्माण होता है। पहली विशेषता समान प्रस्तुति, यानी कि एक वर्ग में एक सी प्रस्तुति के लोग होते हैं। दूसरी जो वर्ग की विशेषता है, प्रतिस्पर्धा की संस्थात्मक स्वीकृति। प्रतिस्पर्धा की संस्थात्मक स्वीकृति, इससे तात्पर्य है, पहली बात तो वर्ग व्यवस्था खुली व्यवस्था है। क्लास सिस्टम इज ए ओपन सिस्टम। वर्ण व्यवस्था खुली व्यवस्था थी, लेकिन वो खुलापन सिर्फ 3 वर्णों में विभाजित था, 3 वर्णों तक सीमित। जाति व्यवस्था बंद व्यवस्था है। वर्ग व्यवस्था खुली व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का ये शर्त नहीं है कि ये खुलापन ऊपर वाले 2 वर्गों में है, 3 वर्गों में, तीनों जितने भी वर्ग है किसी समाज में उन सब में खुलापन होता है, ठीक है। अगले हम विशेषता देख रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा की संस्थात्मक स्वीकृति। इसका मतलब यह है कि खुली वर्ग व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए प्रयास कर सकता है। जाति व्यवस्था में व्यक्ति अपनी परिस्थिति को सुधार नहीं कर सकता। परिस्थिति में सुधार कर सकता है लेकिन उसकी जाति में परिवर्तन नहीं होगा। वर्ग व्यवस्था में क्या है कि व्यक्ति मेहनत करके, प्रयास करके, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपनी परिस्थिति में सुधार करके और अपने वर्ग से जंप करके उच्च वर्ग में जा सकता है। इस बात की छूट है, यही वर्गों का खुलापन है। और अगर किसी व्यक्ति की परिस्थिति में किसी कारण से गिरावट होती है तो अपनी वर्ग से नीचे वाले वर्ग में जा सकता है। इसको कहा जाता है प्रतिस्पर्धा की संस्थात्मक स्वीकृति, ठीक है। क्योंकि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यह स्वीकृत है, इस कारण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों का विकास होता है। व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार करने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है और इस बात की छूट है संस्थाओं की तरफ से कि आप अपनी परिस्थिति में सुधार कर सकते हैं। तो वर्ग व्यवस्था खुली व्यवस्था है। कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार करके, जंप करके अपने वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की परिस्थिति में किसी कारण से गिरावट हो जाती है तो वो गिरकर नीचे वाले वर्ग में जा सकता है। ये मतलब है प्रतिस्पर्धा की संस्थात्मक स्वीकृति का। नेक्स्ट, वर्ग संरचना की स्थायी प्रवृत्ति, ठीक है। इसका मतलब यह कि वर्गों में दीर्घकालीन स्थायित्व का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि वर्ग कुछ समय के लिए बने और कुछ समय पश्चात समाप्त हो गए। वर्गों में दीर्घकालिक स्थायित्व का होना आवश्यक है। किसी वर्ग विशेष के सदस्य गतिशीलता के आधार पर अपने वर्ग के ऊपर उठ सकते हैं। अपनी परिस्थिति में सुधार करके अपने वर्ग से ऊपर उठ सकते हैं, यानी कि वर्गों में गतिशीलता देखी जा सकती है, या नीचे गिर सकते हैं। अगर परिस्थिति में गिरावट हो तो नीचे गिर सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रक्रिया के संपन्न होने में काफी समय लगता है, ठीक है। प्रायः व्यक्ति अपने ही जीवन काल में अधिक वर्गों का सदस्य, एक वर्ग से अधिक वर्गों का सदस्य नहीं होता। यानी कि व्यक्ति परिस्थिति में सुधार करके ऊपर जा सकता है, उसकी परिस्थिति में गिरावट हो जाती है तो वो नीचे जा सकता है, लेकिन
इस प्रक्रिया में बहुत अधिक लंबा समय लगता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में सामान्यतया अक्सर ऐसा होता है कि एक से अधिक वर्गों का सदस्य नहीं हो पाता है, क्योंकि परिस्थिति सुधार करने में बहुत समय लगता है। इसलिए सामान्यतः इनकी जो वर्गों की जो संरचना है उनकी प्रकृति स्थायी प्रकृति होती है। नेक्स्ट, वर्ग की व्यक्तिपरक विशेषता। वर्ग की व्यक्तिपरक विशेषता से तात्पर्य हर व्यक्ति में एक वर्ग के प्रति वर्ग चेतना होती है। हर व्यक्ति में एक वर्ग चेतना होती है। वर्ग चेतना से तात्पर्य उसको पता है कि मैं इस वर्ग का सदस्य हूं, मेरे वर्ग में इतने सदस्य हैं, ठीक है, मेरे वर्ग का हित मेरा हित है। इस प्रकार की चेतना को जो है वर्ग चेतना कहा जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में अपने वर्ग के प्रति वर्ग चेतना जाती है, वर्ग चेतना देखने को मिलती है। हम जिस तरह के वातावरण में पले हैं, हमारे खान पान, जीवन शैली, सुख सुविधाओं के आधार पर समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत बाल्यकाल से ही हम स्वयं को एक वर्ग विशेष से संबंध करते आए हैं। यानी कि एक वर्ग के प्रति लगाव वर्ग चेतना है। ऐसी भावना वर्ग के सदस्यों में देखने को मिलती है। अगली जो विशेषता है वर्ग की वस्तुपरक विशेषता। इससे तात्पर्य है कि वर्ग की वस्तुपरक विशेषता के अंतर्गत क्या होता है कि वर्ग अभिज्ञान के लिए कुछ वस्तुपरक कारक होते हैं। वर्गों की जानकारी कैसे हो कि साहब ये वर्ग उच्च वर्ग है या ये वर्ग मध्यम वर्ग है, इनकी एक वस्तुपरक विशेषता है। वो वस्तुपरक विशेषता क्या है? जैसे कि मकानों का प्रकार है, मकान बहुत लंबे चौड़े हो, बहुत कई मंजिला इमारत हो, ठीक है। मकानों की स्थिति है कि वो शहर में या नगर में किस स्थान पर वे स्थित हैं। मोहल्ले की प्रतिष्ठा क्या है, वो मकान जिस कॉलोनी में जिस स्थिति में भी है उस मोहल्ले की, उस कॉलोनी की सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है, ठीक है। उन लोगों की शिक्षा कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आय कितनी है, ये सारे के सारे वस्तुपरक विशेषताएं हैं वर्ग की। इन कारकों के आधार पर व्यक्ति की परिस्थिति का अवलोकन किया जाता है। किसी पोश कॉलोनी में किसी व्यक्ति का मकान है तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से सामाजिक स्थिरीकरण में वो व्यक्ति उच्च स्थान प्राप्त करेगा। नेक्स्ट, संबंध स्थापना। वर्ग की जो अंतिम विशेषता है संबंध स्थापना। और संबंध स्थापना से तात्पर्य है एक ही वर्ग के सदस्यों के मध्य संबंधों का निर्माण उसी वर्ग के सदस्यों से सहज रूप से होता है। यानी कि एक वर्ग के जो सदस्य हैं उनमें सामाजिक संबंधों का निर्माण अपने ही वर्ग में होता है। कहने को वर्ग व्यवस्था खुली व्यवस्था है, और खुली व्यवस्था का मतलब एक वर्ग का संबंध एक वर्ग के व्यक्ति का संबंध दूसरे वर्ग के व्यक्ति से होना चाहिए। उनमें अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध होने चाहिए। मित्रों का चुनाव है, वर वधू का चुनाव है, या जो है वैवाहिक संबंध है, किसी भी प्रकार के संबंध होने चाहिए। लेकिन सामान्यतः ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कहने को वर्ग व्यवस्था खुली व्यवस्था है, लेकिन जो संबंधों की स्थापना है वो एक ही वर्ग के सदस्यों में होती है। तो इस प्रकार से विश्व के अधिकांश देशों में, विश्व के अधिकांश समाजों में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार वर्ग व्यवस्था लंबे समय से रही है और आज भी है। थैंक यू वेरी मच।